परीक्षा कैंपस पर आप सभी का स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक और कमेंट में अपने सुझाव दें तथा अपने मित्रों को शेयर करें। आज हम गुप्त साम्राज्य के इतिहास की गहराइयों में उतरने वाले हैं। भारतीय इतिहास का ये वो दौर है जिसे अक्सर एक शानदार और सुनहरा अध्याय कहा जाता है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक लेख हैं, सिक्के हैं और दूसरे स्रोत भी हैं जो हमें इस युग की कहानी सुनाते हैं। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों के जरिए हम गुप्त काल के ताकतवर शासकों, उनकी बड़ी जीतों, उनकी राज करने की नीतियों और उस जमाने की संस्कृति और समाज को समझें। कोशिश यही रहेगी कि हम आपको तफसील से उदाहरणों के साथ पूरी तस्वीर दिखा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत के लिए समझना जरूरी है कि गुप्त वंश से पहले भारत में राजनीतिक हालात कैसे थे। हाँ, ये जरूरी है। मौर्य साम्राज्य तो बिखर चुका था। बिल्कुल। और एक तरह का आप कह सकते हैं खालीपन आ गया था, राजनीतिक शून्यता जैसी। बिल्कुल। उत्तर में कुषाणों और दक्षिण में सातवाहनों ने कुछ हद तक स्थिरता लाने की कोशिश तो की, लेकिन उनका असर अपने अपने इलाकों तक ही सीमित रहा। अच्छा। तो इसी माहौल में लगभग चौथी शताब्दी की शुरुआत में पूर्वी भारत में एक नई शक्ति उभर कर सामने आई, गुप्त वंश। हाँ, और सुनने में आता है कि गुप्त शायद पहले कुषाणों के अधीन सामंत रहे होंगे। ये एक संभावना है। हाँ। और इसी काल को कई इतिहासकार भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते हैं। मुझे याद है के मुंशी ने सबसे पहले ये शब्द इस्तेमाल किया था। जी हाँ, के मुंशी ने। और मैक्स मूलर ने तो गुप्त काल के साहित्य को पुनर्जागरण यानी रेनेसा तक कह दिया। अच्छा। ये स्वर्ण युग वाली बात बहुत दिलचस्प है और हम इस पर वापस जरूर आएंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि ये गुप्त थे कौन, इनकी उत्पत्ति मतलब ये कहाँ से आए। ये सवाल काफी उलझा हुआ है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि इस पर काफी मतभेद हैं, बहुत ज्यादा। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे केपी जायसवाल ने कुछ पुराने नाटकों के आधार पर उन्हें शूद्र माना। शूद्र? अच्छा। तो चंद्रगोमिन के व्याकरण में उन्हें जाट कहा गया। वही रोमिला थापर और आर.एस. शर्मा जैसे इतिहासकार हैं, वो उन्हें वैश्य मानते हैं। वैश्य भी? हाँ। और हेमचंद्र राय चौधरी ब्राह्मण मानते हैं। मजूमदार जैसे विद्वान क्षत्रिय। तो आप देख रही हैं कितनी अलग अलग राय हैं। यानी कोई एक पक्की राय है ही नहीं। ये तो इतिहासकारों के बीच बड़ी बहस का मुद्दा लगता है। हाँ, बहस तो है, लेकिन एक अहम सुराग मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी प्रभावती गुप्ता। हाँ, उनका वाकाटक वंश में विवाह हुआ था। बिल्कुल। उनके पूना ताम्रपत्र से उसमें धारण गोत्र का जिक्र है। धारण गोत्र? जी। अब क्योंकि प्रभावती के पति वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय का गोत्र विष्णुवर्धी था, तो ये माना जाता है कि धारण गोत्र गुप्तों का रहा होगा। अच्छा, ये तर्क है। और धारण गोत्र ब्राह्मणों से जुड़ा माना जाता है, तो ये एक मजबूत संकेत है कि वे शायद ब्राह्मण थे। हालांकि जैसा मैंने कहा, ये बहस आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। चलिए, उत्पत्ति की गुत्थी थोड़ी सुलझी। अब शुरुआती शासकों की बात करते हैं। कौन थे पहले राजा? गुप्त वंश के आदि पुरुष माने जाते हैं श्रीगुप्त। उन्होंने उपाधि ली थी महाराज की। महाराज? ये तो छोटी उपाधि लगती है महाराजा धीराज के मुकाबले। बिल्कुल। उस समय अक्सर सामंत शासक ये उपाधि इस्तेमाल करते थे, तो शायद वो स्वतंत्र राजा नहीं थे शुरू में। संभव है। उनके बाद उनके बेटे घटोत्कच शासक बने। और दिलचस्प बात यह है कि प्रभावती गुप्ता के लेखों में घटोत्कच को ही गुप्तों का पहला राजा कहा गया है। ओह, श्रीगुप्त को नहीं? नहीं, उनमें घटोत्कच का नाम है। और स्कंदगुप्त के एक सूपिया लेख में तो गुप्त वंश को घटोत्कच वंश तक कहा गया है। ये तो काफी रोचक है। हाँ। तो श्रीगुप्त और घटोत्कच के बाद आते हैं असली खेल बदलने वाले शासक चंद्रगुप्त प्रथम। इन्हें ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना? बिल्कुल सही। श्रीगुप्त और घटोत्कच की महाराज उपाधि के मुकाबले चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि अपनाई। महाराजा धीराज, ये हुई ना बात। हाँ, ये सिर्फ एक बड़ा नाम नहीं था, ये उनके बढ़ते रुतबे और आजाद हैसियत का ऐलान था। उन्होंने ही 319 और 20 ईस्वी के आसपास एक नया कैलेंडर शुरू किया, जिसे गुप्त संवत कहते हैं। हाँ, गुप्त संवत। इसका जिक्र अलबरूनी ने भी किया है अपनी किताब में। जी हाँ, किया है। और उनका एक बहुत मशहूर विवाह भी हुआ था लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। इसका क्या असर पड़ा साम्राज्य पर? देखिए, ये एक बहुत ही समझदारी भरा राजनीतिक कदम था। लिच्छवी उस समय एक शक्तिशाली गणराज्य था, काफी पुराना और प्रतिष्ठित। हाँ, वैशाली के लिच्छवी। बिल्कुल। इस विवाह से चंद्रगुप्त प्रथम को न केवल राजनीतिक ताकत मिली, बल्कि शायद वैशाली का अहम इलाका भी उनके प्रभाव में आ गया, और इससे गुप्तों की सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी। और इसी रिश्ते की अहमियत हमें उनके सिक्कों में भी दिखती है, वो राजा रानी वाले सिक्के। वही, बिल्कुल।
गुप्तों में सबसे पहले सोने के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सोने के सिक्के? हाँ, इन सिक्कों पर एक तरफ चंद्रगुप्त और कुमार देवी की तस्वीर है और दूसरी तरफ देवी दुर्गा की आकृति के साथ लिच्छविया है लिखा है। ये सिक्के इस विवाह के राजनीतिक और सामाजिक महत्व को साफ दिखाते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने नींव मजबूत की और फिर उनके बेटे समुद्रगुप्त ने, अरे बाप रे, उन्होंने तो साम्राज्य को आसमान तक पहुंचा दिया। इनके बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी। हाँ, विंसेंट स्मिथ ने, एक अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने उनकी तुलना नेपोलियन से की थी। क्यों? उनकी सैनिक कामयाबियों की वजह से? जबरदस्त और दूर दूर तक फैली विजयों के कारण। प्रयाग प्रशस्ति जैसे स्रोतों से ये इशारा भी मिलता है कि उन्हें गद्दी शायद आसानी से नहीं मिली थी। अच्छा, भाइयों से लड़ाई हुई थी? संभवतः। प्रशस्ति में उन्हें तत्पाद परिगृहीत कहा गया है, यानी जिसे उनके पिता ने खुद चुना हो। इससे लगता है कि शायद दूसरे दावेदार भी रहे होंगे। और ये प्रयाग प्रशस्ति, इसमें तो उनकी ढेरों उपाधियां भी हैं जो उनके अलग अलग पहलू दिखाती हैं। बिल्कुल, बहुत सारी उपाधियां हैं। उन्हें कविराज कहा गया है, यानी कवियों का राजा। कविराज मतलब वो कविता भी करते थे? हाँ, ऐसा लगता है। ये उनकी कलात्मक रुचि दिखाता है। फिर पृथ्व्याम प्रतिरथ, यानी पृथ्वी पर जिसका कोई बराबरी का योद्धा न हो। वाव। सर्वराजुक्षेता, यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला। और बड़े गर्व से लिच्छवी दौहित्र, यानी लिच्छवी राजकुमारी का नाती भी कहा गया है। हाँ, ये तो जाहिर है कि उन्हें इस रिश्ते पर नाज था। बिल्कुल। प्रशस्ति में तो यहाँ तक लिखा है कि संगीत में वो इतने माहिर थे कि उन्होंने इंद्र के आचार्य कश्यप, नारद और तुम्रू जैसे देवताओं के संगीतकारों को भी शर्मिंदा कर दिया। कमाल है, मतलब एक योद्धा भी और कलाकार भी, बहुमुखी प्रतिभा। सही कहा। मध्य प्रदेश के एरण अभिलेख में भी उनके बारे में कुछ खास बातें हैं। हाँ, एरण जो सागर जिले में है, वो उनका भोगनगर था। भोगनगर मतलब शायद एक तरह का एंजॉयमेंट सेंटर या प्रांतीय मुख्यालय या ऐसा कुछ रहा होगा। वहां मिले लेख में लिखा है कि समुद्रगुप्त जब खुश होते थे तो धन के देवता कुबेर जैसे दानी थे, और जब नाराज होते थे तो मृत्यु के देवता यमराज जैसे भयानक। बाप रे, बड़ी शक्तिशाली छवि है ये तो। हाँ, इसी लेख में उनकी रानी दत्त देवी का नाम भी मिलता है और उनकी दानवीरता की तुलना राजा पृथु और राम से की गई है। और मैंने सुना है उनके दरबार में बड़े बौद्ध विद्वान भी थे और श्रीलंका से भी कोई कनेक्शन था। हाँ, असुबंधु जिन्होंने अभिधानुकोश लिखा और असंग जिन्होंने योगाचार पर लिखा, ये बहुत माने हुए बौद्ध विद्वान थे और उनके समकालीन थे। संभव है कि उनके दरबार से जुड़े रहे हों। अच्छा। और हाँ, श्रीलंका वाला किस्सा भी मशहूर है। वहां के राजा थे मेघवर्मन। उन्होंने बोधगया में सिंहली बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक मठ बनाने की इजाजत मांगने के लिए अपना दूत समुद्रगुप्त के पास भेजा था। और समुद्रगुप्त ने इजाजत दे दी? खुशी खुशी दे दी। ये उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनके बढ़ते प्रभाव को दिखाता है कि श्रीलंका का राजा भी उनसे अनुमति मांग रहा है। वाकई। अब आते हैं उन विजयों पर जिनके कारण उन्हें नेपोलियन कहा गया। इसका सबसे बड़ा सबूत तो वही प्रयाग प्रशस्ति है ना? हाँ, जिसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। जी हाँ, हरिशेन। वो समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक यानी युद्ध और शांति मंत्री भी थे और महादंड नायक भी। उन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। तो उसमें क्या लिखा है विजयों के बारे में? हरिशेन ने समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का बड़ा लंबी लिखित ब्यौरा दिया है। इसे समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। हाँ, बताइए। पहला, आर्यावर्त यानी उत्तरी भारत का पहला अभियान। इसमें उन्होंने अच्युत, नागसेन, गणपति नाग जैसे शासकों को हराया। ओके। फिर दूसरा, दक्षिणापथ यानी दक्षिण भारत का अभियान। ये बहुत महत्वपूर्ण था। यहां उन्होंने करीब 12 राजाओं को हराया। 12 राजा? हाँ, जिसमें कोसल के महेंद्र से लेकर कांची के विष्णुगोप तक शामिल थे। लेकिन यहां उनकी नीति अलग थी। ग्रहण, मोक्षानुग्रह। ग्रहण, मोक्षानुग्रह, इसका क्या मतलब? मतलब राजाओं को हराया, ग्रहण, फिर उन्हें मुक्त कर दिया, मोक्ष, और उनका राज्य उन्हें वापस सौंप दिया, अनुग्रह। बस उनसे अधीनता स्वीकार करवाई और तोहफे वगैरह लिए। अच्छा, मतलब सीधे कब्जा नहीं किया दक्षिण में? नहीं, शायद इसलिए क्योंकि दक्षिण बहुत दूर था और सीधे शासन करना मुश्किल होता। ये ज्यादा व्यवहारिक नीति थी। इतिहासकार राय चौधरी ने इसे धर्म विजय कहा है। समझ आया। तो उत्तर और दक्षिण के लिए अलग अलग रणनीति, ये तो काफी समझदारी भरा लगता है। और फिर आर्यावर्त का दूसरा युद्ध हुआ। इसमें 9 और राजाओं को हराया गया। लेकिन यहां नीति थी प्रसभोद्धरण। प्रसभोद्धरण,
ये क्या था? इसका मतलब है जड़ से उखाड़ फेंकना, यानी इन राजाओं को हराकर उनके राज्यों को सीधे गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया। अच्छा, तो उत्तर भारत पर सीधा नियंत्रण। बिल्कुल। फिर उन्होंने आटविक यानी जंगली इलाकों के राजाओं को भी हराया, जो गाजीपुर से जबलपुर तक फैले थे। उनके प्रति परिचारकीकृत नीति अपनाई, यानी उन्हें अपना सेवक बना लिया। सेवक बना लिया, ठीक है। फिर सीमा पर बसे राज्य थे उत्तर पूर्व के 5 राज्यतंत्र जैसे असम, कामरूप और नेपाल, और उत्तर पश्चिम के 9 गणराज्य जैसे मालव और योद्धेर। इन्होंने क्या किया? इन सब ने खुद ही समुद्रगुप्त की अधीनता मान ली। उन्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वे टैक्स देते थे, सर्वकरदान, हुक्म मानते थे, आज्ञाकरण, और दरबार में हाजिरी लगाते थे, प्रणामागमे। वाह। और विदेशी शक्तियां, उनका क्या हुआ? हाँ, यहां तक कि विदेशी शक्तियां भी थीं, जैसे पश्चिमोत्तर में शक और कुषाण, जिन्हें प्रशस्ति में देवपुत्र शाही शाहानुशाही कहा गया है, और शायद मुरुंड भी। उन्होंने भी अधीनता मानी। जी हाँ, उन्होंने भी समुद्रगुप्त की ताकत को माना और 3 तरीकों से अधीनता स्वीकार की। या तो खुद दरबार में हाजिर होकर आत्मनिवेदन, या अपनी बेटियों का विवाह गुप्त राजघराने में करके कन्योपायन, या फिर अपने इलाकों पर शासन करने के लिए गुप्त सम्राट की मंजूरी लेकर गरुत्मंदक स्वविषय भुक्ति शासन याचना। कमाल है, मतलब लगभग पूरे भारत और पड़ोसी इलाकों पर उनका दबदबा था। हाँ, प्रयाग प्रशस्ति का लक्ष्य ही था पूरे भारत को एक सूत्र में बांधना, जिसे धरणी बंद कहा गया है। वाकई में जबरदस्त फैलाव था साम्राज्य का। और इन जीतों के बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात होती थी उस जमाने में। हाँ, अपनी इन शानदार विजयों की घोषणा के लिए, अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। ये प्राचीन भारत में चक्रवर्ती सम्राटों द्वारा अपनी सर्वोच्चता साबित करने के लिए किया जाता था। लेकिन आपने कहा प्रयाग प्रशस्ति में इसका जिक्र नहीं है। हाँ, ये दिलचस्प बात है। प्रयाग प्रशस्ति में इसका जिक्र नहीं है, जिसका मतलब ये शायद प्रशस्ति लिखे जाने के बाद हुआ होगा। तो पता कैसे चला? इसकी जानकारी हमें उनके खास अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से मिलती हैं। उन पर यज्ञ के घोड़े की आकृति है और अश्वमेध पराक्रमः लिखा है। अच्छा, सिक्कों से? हाँ, और बाद के गुप्त शासकों के अभिलेखों से भी। जैसे स्कंद गुप्त का भीतरी अभिलेख है, उसमें समुद्रगुप्त को चिरोत्सन अश्वमेधाहर्तु कहा गया है, यानी लंबे समय से रुके हुए अश्वमेध यज्ञ को फिर से करने वाला। वाह। और उनके सोने के सिक्के भी कई तरह के थे। उनसे और क्या पता चलता है? हाँ, उनके करीब 6 अलग-अलग तरह के सोने के सिक्के मिले हैं। ये उनकी शक्ति, रुचियों और साम्राज्य की स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जैसे गरुड़ प्रकार का सिक्का है, जिसपे गरुड़ ध्वज है। ये शायद उनका मानक सिक्का था। फिर धनुर्धारी प्रकार है, जिसमें वो धनुष बाण लिए हैं और उस पर अप्रतिरथ यानी अद्वितीय योद्धा है। उनकी उपाधि? हाँ। फिर परशु प्रकार है, जिसमें वो कुल्हाड़ी यानी परशु लिए हैं और कृतांत परशु की उपाधि है। हाँ। फिर अश्वमेध प्रकार का जिक्र हमने किया ही। हाँ। एक है व्याघ्र हनन प्रकार, जिसमें वो बाघ का शिकार करते हुए दिखाए गए हैं, और उपाधि है व्याघ्र पराक्रमः। ये उनकी बहादुरी और शायद बंगाल विजय का प्रतीक हो। और एक वो वीणा वाला भी है। बिल्कुल, वीणा वादन प्रकार। इसमें वे खुद वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। ये उनकी कविराज उपाधि और संगीत प्रेम को साबित करता है। ये सिक्के न सिर्फ उनकी विजयों और उपाधियों को दिखाते हैं, बल्कि उनकी कलात्मक रुचि और शायद आर्थिक समृद्धि को भी दर्शाते हैं। व्याघ्र हनन और वीणा वादन मुद्राओं पर विदेशी प्रभाव भी नहीं दिखता। बहुत खूब। और ये प्रयाग प्रशस्ति, जिसके बारे में हमने इतनी बात की, ये है कहाँ और किस रूप में है? क्या ये अलग से कोई पत्थर है? नहीं, ये असल में सम्राट अशोक के कौशाम्बी वाले स्तंभ पर ही खोदी गई है। अशोक के स्तंभ पर? हाँ। बाद में मुगल बादशाह अकबर इस स्तंभ को इलाहाबाद या अब प्रयागराज के किले में ले आए। वहीं है ये आज भी। अच्छा। इसे हरिशेन ने संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा है, और इसकी शैली गद्य और पद्य मिलीजुली है, जिसे चंपू शैली कहते हैं। इसमें कुल 33 पंक्तियां हैं और समुद्रगुप्त की विजयों और उनके गुणों का बखान है। कुछ लोग इसे समुद्रगुप्त की पत्थर पर लिखी आत्मकथा भी कहते हैं। और इस पर बाद में भी कुछ लिखा गया? हाँ, इसी स्तंभ पर बाद में जहांगीर और बीरबल के लेख भी खोदे गए। एक ही स्तंभ पर इतनी सारी ऐतिहासिक परतें? जी हाँ। समुद्रगुप्त के बाद कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अगला बड़ा नाम तो चंद्रगुप्त द्वितीय का है, हम सब जानते हैं, लेकिन क्या बीच में कोई और भी था? रामगुप्त की एक कहानी सुनने में आती है। हाँ, ये कहानी थोड़ी नाटकीय है और इसके स्रोत भी सीधे नहीं हैं। कुछ साहित्यिक स्रोतों, जैसे विशाखदत्त का एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, जिसके अब कुछ अंश ही मिलते हैं। अच्छा, पूरा नाटक नहीं है? नहीं, पूरा नहीं मिला है।
उसके अंश भोज के श्रृंगार प्रकाश जैसी किताबों में मिलते हैं। फिर बाणभट्ट के हर्षचरित में भी इशारा है, और कुछ बाद के अभिलेखों से ये कहानी सामने आती है। क्या है कहानी? कहानी यह है कि समुद्रगुप्त के बाद शायद उनका बड़ा बेटा रामगुप्त गद्दी पर बैठा, लेकिन वो एक कमजोर और डरपोक शासक था। जब शकों ने हमला किया तो रामगुप्त इतना डर गया कि अपनी पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी को शक राजा को सौंपने के लिए तैयार हो गया। क्या? अपनी पत्नी को? हाँ, कहानी तो यही कहती है। तब उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त ने हिम्मत दिखाई। उसने ध्रुव देवी का भेष बदला, कुछ सैनिकों के साथ शक राजा के खेमे में गया और उसे मार डाला। अरे वाह! और कहानी आगे कहती है कि बाद में उसने अपने भाई रामगुप्त को भी मार डाला और ध्रुव देवी से शादी कर ली और खुद राजा बन गया। ये तो बिल्कुल फिल्मी कहानी लगती है। इसकी सच्चाई कितनी है? देखिए, इस कहानी की ऐतिहासिकता पर लंबे समय तक बहस चलती रही। कई इतिहासकार इसे सच नहीं मानते थे, लेकिन फिर मध्य प्रदेश के विदिशा के पास दुर्जनपुर से कुछ जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली। हाँ, उनके आधार पर लिखा मिला है महाराजाधिराज रामगुप्त। इससे ये तो लगता है कि रामगुप्त नाम का कोई शासक वाकई में था और वो महाराजाधिराज भी था, तो शायद कहानी में कुछ सच्चाई हो। इतिहास में ऐसे मोड़ आते हैं। तो इस नाटकीय घटनाक्रम के बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि से जाना जाता है। जी, ये उपाधि तो भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में अमर हो गई है। बिल्कुल, विक्रमादित्य की उपाधि बहुत गौरवशाली मानी जाती है। और ये उपाधि उन्होंने कमाई थी शकों पर अपनी निर्णायक जीत के बाद। शकों पर जीत? कौन से शक थे ये? ये पश्चिमी भारत में गुजरात मालवा इलाके में जमे हुए शक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनके आखिरी शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराया और पश्चिमी भारत से शकों का शासन हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अच्छा, ये बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी। इसी जीत के बाद उन्होंने विक्रमादित्य यानी पराक्रम का सूर्य की उपाधि धारण की और इस जीत की याद में चांदी के सिक्के चलाए। ये गुप्त काल में चांदी के सिक्कों की विधिवत शुरुआत मानी जाती है। और उन्हें शकारी भी कहा गया? जी हाँ, शकार यानी शकों का दुश्मन। इस जीत का क्या महत्व था साम्राज्य के लिए? मतलब सिर्फ शकों को हराना ही था या और भी कुछ? इसका बहुत बड़ा आर्थिक और रणनीतिक महत्व था। गुजरात और काठियावाड़ के जो अमीर इलाके थे वो गुप्त साम्राज्य में मिल गए। व्यापार के लिहाज से अहम? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, भड़ोच, प्राचीन भरुकच जैसा महत्वपूर्ण बंदरगाह गुप्तों के नियंत्रण में आ गया। इससे पश्चिमी देशों रोम वगैरह के साथ समुद्री व्यापार कई गुना बढ़ गया। साम्राज्य की समृद्धि बढ़ी। और इसी दौर में उन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। जी हाँ, पाटलिपुत्र तो राजधानी थी ही, लेकिन शकों को हराने के बाद उज्जैन का महत्व बढ़ गया। उन्होंने उसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया, जो आगे चलकर कला, साहित्य और विज्ञान का एक बड़ा केंद्र बनी। कालिदास की रचनाओं में भी उज्जैन का जिक्र आता है। उनके और भी नाम या उपाधियां थीं विक्रमादित्य के अलावा? हाँ, अभिलेखों और सिक्कों पर उन्हें देवगुप्त, देवराज, देवश्री जैसे नामों से भी पुकारा गया है। उपाधियां भी कई थीं, विक्रमांक, परम भागवत। परम भागवत, इसका क्या मतलब? विष्णु का परम भक्त, ये उपाधि लेने वाले शायद वो पहले गुप्त सम्राट थे। इससे पता चलता है कि वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। हालांकि वो दूसरे धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे। और हाँ, राजाधिराजर्षि जैसी उपाधि भी मिलती है। राजा भी और ऋषि भी? हाँ, कुछ वैसा ही मतलब। और उन्होंने भी अपने पिता की तरह वैवाहिक संबंधों का इस्तेमाल अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए किया? हाँ, कूटनीति में विवाह संबंध हमेशा अहम रहे हैं। उन्होंने नागवंश की राजकुमारी थी कुबेर नागा, उनसे शादी की। नागवंश? हाँ, मध्य भारत का एक शक्तिशाली वंश था। इस शादी से उनकी बेटी प्रभावती गुप्त पैदा हुई, जिनका जिक्र पहले आया था। बिल्कुल। फिर प्रभावती की शादी उन्होंने दक्कन के शक्तिशाली वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से करके दक्षिण में एक मजबूत सहयोगी बना लिया। ये वाकाटक शायद शकों को हराने में मददगार भी साबित हुए हों। अच्छा, ये भी एक एंगल है। इसी तरह अपने बेटे कुमारगुप्त प्रथम की शादी उन्होंने कर्नाटक के कदम्ब वंश में की। इससे दक्षिण के साथ रिश्ते और मजबूत हुए। तो मतलब उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में उन्होंने रिश्तों का जाल बिछाया। हाँ, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए। उनके समय के सिक्के और अभिलेखों में क्या खास है? चांदी के सिक्के तो आपने बताए। जी, चांदी के सिक्के शुरू करना उनकी बड़ी देन थी, खासकर पश्चिमी भारत के लिए। सोने के भी कई तरह के सिक्के मिले हैं, जैसे सिंह निहंता प्रकार, जिसमें वो शेर का शिकार करते हुए दिखाए गए हैं। शेर का शिकार? समुद्रगुप्त तो बाघ का शिकार कर रहे थे। हाँ, ये फर्क है। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर सिंह यानी शेर है,
फिर अश्वारोही घुड़सवार प्रकार है, छत्रधारी राजसी छाते के साथ प्रकार है। एक खास सिक्का है चक्र विक्रम प्रकार। उसमें क्या है? उसमें चक्र पुरुष यानी शायद भगवान विष्णु राजा को 3 गोल वस्तुएं दे रहे हैं, शायद प्रभु सत्ता या त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम का प्रतीक। रोचक है। और अभिलेख? वो मेहरौली वाला लौह स्तंभ। हाँ, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़ा वो मशहूर लौह स्तंभ जो लगभग 1600 साल बाद आज तक बिना जंग लगे खड़ा है। ये भारतीय धातु कला का अद्भुत नमूना है ना? कमाल की बात है। इस पर चंद्र नाम के एक राजा की विजयों का जिक्र है। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही थे। इसमें उनके बंगाल में और सिंधु नदी पार करके वाहलीकों, शायद बैक्ट्रिया के इलाके को हराने का भी उल्लेख है। वाहलीक मतलब मध्य एशिया तक पहुंच थी? ऐसा लगता है। इसके अलावा मथुरा का शिलालेख उनका पहला ज्ञात अभिलेख है जिसमें गुप्त सम्मत का प्रयोग हुआ है। उदयगिरी मध्य प्रदेश में भी उनके गुहालेख मिले हैं। और नवरत्नों की कहानी, क्या सच में कालिदास जैसे महान लोग उनके दरबार में थे? देखिए, ये एक बहुत प्रसिद्ध मान्यता है, भारतीय परंपरा का हिस्सा बन चुकी है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। कौन कौन थे इनमें? इनमें महाकवि कालिदास, खगोल शास्त्री वराह मिहिर, कोशकार डिक्शनरी बनाने वाले अमर सिंह, चिकित्सक धन्वंतरी, वास्तुकार शंकु, जादूगर वैताल भट्ट, ज्योतिषी क्षपणक, वैयाकरण वर्रुचि और घटकर पर जैसे दिग्गज शामिल माने जाते हैं। ये तो कमाल की टीम है तो। हालांकि इतिहासकार इस बात पर पूरी तरह सहमत नहीं है कि ये सभी 9 लोग बिल्कुल एक ही समय में उन्हीं के दरबार में थे या नहीं, कुछ शायद बाद के भी हों। पर ये उनके समय में ज्ञान, विज्ञान और कला के जबरदस्त विकास का प्रतीक जरूर है। उज्जैन शायद इसी वजह से विद्या का केंद्र बना। हाँ, ये संभव है। और इसी शानदार दौर में चीनी यात्री फाहियान भी भारत आया था। जी हाँ, बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज में और बौद्ध स्थलों की यात्रा करने चीनी भिक्षु फाहियान या फाशियन लगभग 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। तो काफी लंबा समय। हाँ, करीब 15 साल। यानी उसका ज्यादातर समय चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही बीता। उसने अपने यात्रा विवरण फो क्योकी में उस समय के भारत का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। क्या लिखा है उसने? उसने लिखा कि लोग आमतौर पर सुखी और संपन्न थे, प्रशासन उदार था, दंड विधान कठोर नहीं था, मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, अपराध कम होते थे और ज्यादातर लोग शाकाहारी थे, लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे। विनिमय में कौड़ियों का प्रयोग होता था। अच्छा। सिक्के नहीं, शायद आम लेन देन में कौड़ियां चलती थीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फाहियान ने इतना कुछ लिखा पर उसने कहीं भी सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय या किसी गुप्त राजा के नाम का जिक्र नहीं किया। ये तो अजीब बात है, इतने बड़े सम्राट का नाम ही नहीं लिया। हाँ, ये थोड़ा हैरान करता है। शायद उसकी रुचि सिर्फ धार्मिक चीजों में थी, राजनैतिक मामलों में नहीं। हो सकता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके बेटे कुमारगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठे। इनका शासनकाल तो काफी लंबा रहा, करीब 40 साल। जी हाँ, लगभग 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। और ये दौर काफी हद तक शांति और स्थिरता का रहा। साम्राज्य जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था वो काफी हद तक बना रहा। इनकी उपाधियां क्या थीं? इन्होंने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र जैसी उपाधियां धारण की। और एक खास बात, गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख करीब 18 और सबसे ज्यादा तरह के सिक्के 14 प्रकार के इन्हीं के मिलते हैं। सबसे ज्यादा? तो ये तो इनके लंबे और शायद स्थिर शासनकाल का संकेत देता है। बिल्कुल, यही मतलब निकाला जाता है। उनका बिलसड़ अभिलेख जो एटा जिले उत्तर प्रदेश में है, गुप्तों की पूरी वंशावली श्रीगुप्त से लेकर कुमारगुप्त तक देता है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। इनके समय की कोई खास घटना या जानकारी देने वाला अभिलेख? हाँ, इनके समय के बंगाल से मिले दामोदरपुर ताम्रपत्र बहुत अहम है। उनसे क्या पता चलता है? उनसे जमीन की खरीद बिक्री की प्रक्रिया पता चलती है और स्थानीय प्रशासन कैसे चलता था इसकी जानकारी मिलती है। जैसे उसमें ऊपर एक प्रांत का गवर्नर, विषयपति, जिले का प्रमुख, नगर श्रेष्ठी, शहर का मुख्य सेठ, सार्थवा, व्यापारियों का नेता, प्रथम कुलिक, मुख्य शिल्पी और प्रथम कायस्थ, मुख्य लेखक जैसे अधिकारियों का जिक्र है जो जिला प्रशासन में सलाह देते थे। गांव के स्तर पर ग्रामिक, गांव का मुखिया, महत्तर, गांव के बड़े बुजुर्ग होते थे।
तो मतलब प्रशासन का पूरा ढांचा था। हाँ, और ये पहले गुप्त शासक थे जिनके अभिलेख बंगाल से मिले हैं। मंदसौर मध्य प्रदेश से मिली एक प्रशस्ति है जिसे वत्स भट्टी ने लिखा है। हालांकि उनके बेटे के समय की है। उसमें कुमार गुप्त के शासनकाल की जानकारी है और उसमें रेशम बुनकरों की एक श्रेणी गिल्ड द्वारा लाट गुजरात से आकर दशपुर मंदसौर में बसने और वहां एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाने का बड़ा खूबसूरत वर्णन है। रेशम बुनकरों ने मंदिर बनवाया, वाह। हाँ, ये उनकी समृद्धि और संगठन शक्ति दिखाता है। और सिक्कों में भी कुछ नयापन था इनके समय में। हाँ, इन्होंने मध्य भारत में चांदी के सिक्के चलाए जिन पर गरुड़ की जगह मोर बना है। मोर क्यों? शायद इसलिए कि कुमार गुप्त का नाम कार्तिकेय से जुड़ा है और कार्तिकेय का वाहन मोर है। उनके सोने के सिक्कों पर भी गरुड़ की जगह मोर की आकृति मिलने लगती है। अच्छा, ये दिलचस्प बदलाव है। उन्होंने कुछ नए प्रकार के सिक्के भी चलाए, जैसे गैंडे का शिकार करते हुए खड्गनिहंता और हाथी पर सवार गजारूढ़ प्रकार के सिक्के। गैंडे का शिकार, ये कहाँ होता होगा? शायद असम या बंगाल के इलाके में। और हाँ, उनके सिक्कों अश्वमेध महेंद्र प्रकार से ये भी पता चलता है कि उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। समुद्रगुप्त के बाद इन्होंने भी? हाँ, हालांकि अभिलेखों में इसका जिक्र नहीं मिलता, पर सिक्के सबूत हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। बिल्कुल, महान नालंदा महाविहार जो आगे चलकर ज्ञान का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र बना, जहां दूर दूर से छात्र पढ़ने आते थे, उसकी नींव कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में ही रखी गई थी। ये पक्का है। हाँ, बाद में चीनी यात्री हुएनसांग ने जब नालंदा का दौरा किया तो उसने इसके संस्थापक का नाम शक्रादित्य बताया है। इतिहासकार मानते हैं कि शक्रादित्य कुमारगुप्त प्रथम की ही उपाधि महेंद्रादित्य का दूसरा रूप है। अच्छा, तो नालंदा की शुरुआत इनके समय हुई। हाँ, इसे तो महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। सही कहा। कुमारगुप्त के लंबे और ज्यादातर शांत शासन के बाद आए उनके बेटे स्कंदगुप्त। इन्हें गुप्तवंश का आखिरी महान शासक माना जाता है और इनके सामने बड़ी चुनौतियां आईं। सिंहासन आसानी से मिला था? सिंहासन शायद आसानी से नहीं मिला। कुछ संकेत हैं कि उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ होगा, लेकिन हाँ, उनकी गद्दी पर बैठते ही साम्राज्य पर बड़ा संकट आया। कौन सा संकट? उत्तर पश्चिम से बर्बर हूणों ने भयानक आक्रमण किया। ये मध्य एशिया की एक खूंखार जनजाति थी। हूणों का नाम तो सुना है। हाँ, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश और जूनागढ़ गुजरात अभिलेखों में इन हमलों का जिक्र है। भीतरी लेख में तो कहा गया है कि हूणों से उनका ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि पूरी रात उन्होंने जमीन पर सोकर बिताई। बाप रे। लेकिन स्कंदगुप्त ने बड़ी बहादुरी से हूणों का सामना किया और उन्हें बुरी तरह हराया। भीतरी अभिलेख में लिखा है कि हूणों से युद्ध में उनकी भुजाओं के प्रताप से पृथ्वी कांप उठी थी। हूणों को इन लेखों में म्लेच्छ कहा गया है। तो उन्होंने हूणों के खतरे को टाल दिया? हाँ, कम से कम कुछ समय के लिए तो उन्होंने साम्राज्य को हूणों से बचा लिया। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जूनागढ़ अभिलेख में और क्या खास बात है? सुदर्शन झील का जिक्र। जी हाँ, जूनागढ़ अभिलेख में गुजरात की प्रसिद्ध सुदर्शन झील के बांध के भारी बारिश से टूट जाने और फिर उसकी मरम्मत करवाने का बड़ा विस्तृत जिक्र है। ये वही झील है जो मौर्यों ने बनवाई थी। हाँ भाई, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने बनवाया था। फिर अशोक के गवर्नर तुषास्प ने नहरें निकाली और शक राजा रुद्रदामन ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी। तो ये चौथी बार मरम्मत हुई? हाँ, स्कंदगुप्त के गुजरात सौराष्ट्र के गवर्नर थे पर्णदत्त। उनके बेटे चक्रपालित ने, जो उस शहर का प्रशासक था, जनता पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए बिना अपनी देखरेख में इस बांध की 2 महीने में फिर से मरम्मत करवाई। बिना टैक्स लगाए? ये तो अच्छी बात है। हाँ, और सिर्फ मरम्मत ही नहीं करवाई, झील के किनारे भगवान विष्णु का एक मंदिर भी बनवाया। ये उनके सुशासन और लोक कल्याण के कामों का अच्छा उदाहरण है। स्कंदगुप्त की उपाधियां क्या थी और क्या उन्होंने राजधानी भी बदली थी? उपाधियां थी क्रमादित्य और विक्रमादित्य, जो उनके सिक्कों पर मिलती हैं। कहोम अभिलेख देवरिया यूपी में उन्हें शक्रोपम यानी इंद्र के समान पराक्रमी कहा गया है। विक्रमादित्य इन्होंने भी ली? हाँ, सिक्कों पर मिलती हैं। और राजधानी के बारे में ऐसा माना जाता है कि शायद हूणों के खतरे को देखते हुए या किसी और कारण से उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से अयोध्या स्थानांतरित कर ली थी। अयोध्या? अच्छा। हाँ। और उन्होंने 466 ईस्वी में चीन के सुंग वंश के सम्राट के दरबार में एक राजदूत भी भेजा था। ये उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दिखाता है। लेकिन उनके सिक्कों से कुछ आर्थिक मुश्किलों का अंदाजा लगता है, ऐसा क्यों? हाँ, ये एक विरोधाभास जैसा है। एक तरफ वो हूणों जैसे शक्तिशाली दुश्मन को हरा रहे हैं, साम्राज्य को बचा रहे हैं। दूसरी तरफ उनके समय के सोने के सिक्के वजन में तो भारी हो गए, मतलब सोने की मात्रा ज्यादा लगनी चाहिए थी।
लेकिन उनमें सोने की शुद्धता कम हो गई, यानी मिलावट बढ़ गई। सोने के सिक्के उतने खरे नहीं रहे जितने पहले थे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये शायद हूणों के साथ लंबे चले युद्धों के कारण शाही खजाने पर पड़े भारी बोझ और बढ़ती आर्थिक कठिनाइयों का संकेत है। साम्राज्य शायद आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा था। उन्होंने बैल नंदी की आकृति वाले नए तरह के चांदी के सिक्के भी चलाए। शायद शैव धर्म के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। वो पश्चिमी भारत में चांदी के सिक्के जारी रखने वाले अंतिम गुप्त शासक थे। स्कंदगुप्त ने साम्राज्य को बचा तो लिया, लेकिन उनके बाद क्या हुआ? क्या पतन वहीं से शुरू हो गया? हाँ, कह सकते हैं। स्कंदगुप्त की मृत्यु करीब 467 ईसी के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन तेजी से होने लगा। वो शायद आखिरी शासक थे जो इतने बड़े साम्राज्य को एक रख पाए। उनके बाद कौन आया? उनके बाद पुरुगुप्त, जो शायद उनके सौतेले भाई थे और बौद्ध धर्म अपनाने वाले पहले गुप्त शासक माने जाते हैं। फिर कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, जिनके समय के एरण स्तंभ लेख में उन्हें सुरश्मि चंद्र कहा गया है, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त जैसे कई शासक हुए। लेकिन वो साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। नहीं, उनमें से कोई भी स्कंदगुप्त जैसा शक्तिशाली नहीं था। साम्राज्य धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। हूणों के हमले फिर से शुरू हो गए और इस बार वो ज्यादा कामयाब रहे। अंदरूनी झगड़े भी बढ़ गए, सामंत ज्यादा ताकतवर होने लगे। नरसिंहगुप्त बालादित्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हूण राजा मिहिरकुल को हराया था। हाँ, चीनी यात्री हुएनसांग ऐसा लिखता है कि नरसिंहगुप्त बालादित्य, जो बौद्ध धर्म के पक्के अनुयायी थे, ने क्रूर हूण शासक मिहिरकुल को हराया और बंदी बना लिया था। बंदी बना लिया था? हाँ। फिर क्या हुआ? हुएनसांग के अनुसार नरसिंहगुप्त की मां ने कहा कि उसे छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने मिहिरकुल को जिंदा छोड़ दिया। अच्छा। पर इस जीत के बावजूद गुप्त साम्राज्य अब बिखर चुका था। नरसिंहगुप्त शायद सिर्फ मगध के इलाके में शासन कर रहे थे, भानुगुप्त मालवा में थे और वैन्यगुप्त बंगाल में। साम्राज्य कई टुकड़ों में बंट गया था। और गुप्त वंश का अंत कैसे हुआ? आखिरी शासक कौन थे? कुमारगुप्त तृतीय को शायद आखिरी शक्तिशाली शासक माना जा सकता है, जिनके समय में भीतरी से एक मोहर मिली है। और विष्णुगुप्त लगभग 550 ईस्वी को इस वंश का अंतिम ज्ञात शासक माना जाता है। इनके बाद गुप्त वंश इतिहास के पन्नों में खो गया और भारत में फिर से छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। इसी पतन के दौर का एक अभिलेख सती प्रथा से भी जुड़ा है, ये काफी चर्चित है। हाँ, वो भानुगुप्त के शासनकाल का है, 510 ईस्वी का एरण मध्य प्रदेश का स्तंभ अभिलेख। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे भारत में सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण माना जाता है। पहला अभिलेखीय प्रमाण? इसमें क्या लिखा है? इसमें जिक्र है कि भानुगुप्त अपने मित्र गोपराज के साथ किसी युद्ध में आए थे। उस युद्ध में गोपराज वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी पत्नी उनके शव के साथ चिता पर सती हो गई। तो ये सती प्रथा का पहला पक्का सबूत है? अभिलेखों में मिलने वाला पहला। ये उस समय की सामाजिक रीतियों पर एक रोशनी डालता है। तो ये थी गुप्त साम्राज्य की पूरी कहानी। श्रीगुप्त और घटोत्कच की मामूली शुरुआत से लेके चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा रखी गई मजबूत नींव। फिर समुद्रगुप्त का वो जबरदस्त दिग्विजय, पूरे भारत को एक करने का प्रयास। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य का वो शानदार दौर जिसे अक्सर स्वर्ण युग कहा गया, कला साहित्य का विकास। हाँ, फिर कुमारगुप्त का लंबा और स्थिर शासन, जिसमें नालंदे जैसे महान संस्थान की स्थापना हुई। फिर स्कंदगुप्त का हूणों से संघर्ष और साम्राज्य को बचाने की वो वीरता भरी कोशिश। और अंत में धीरे धीरे पतन, साम्राज्य का बिखर जान। बिल्कुल। प्रयाग प्रशस्ति, सिक्के, अनेकों अभिलेख, फाहियान जैसे यात्रियों के विवरण, ये सब मिलकर इस महान युग की एक जटिल और बहुरंगी तस्वीर बनाते हैं। और ये तस्वीर सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की ही नहीं है, जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। गुप्त काल ने भारत को राजनीतिक एकता तो दी ही, पर उसका असली महत्व शायद कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुई जबरदस्त तरक्की में है। हाँ, जैसे अजंता की कुछ बेहतरीन चित्रकारी इसी काल की हैं। मथुरा और सारनाथ में बुद्ध की वो शांत और सुंदर मूर्तियां गुप्त काल की मूर्ति कला के शिखर हैं। और साहित्य में कालिदास? हाँ, कालिदास जैसे महान कवि और नाटककार, उनकी रचनाएं आज भी अमर हैं। फिर विज्ञान और गणित में देखिए, आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य और दशमलव प्रणाली पर काम किया, वराहमिहिर जैसे खगोल शास्त्री और गणितज्ञ, ये सब इसी युग की देन या उसके आसपास के समय की हैं। तो ज्ञान विज्ञान का भी स्वर्णकाल था एक तरह से, कह सकते हैं। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें केंद्र से लेकर गांव तक का एक सुसंगठित ढांचा था, उनकी अलग अलग क्षेत्रों के लिए बनाई गई विजय नीतियां
और उनकी धार्मिक सहिष्णुता। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। ज्यादातर शासक वैष्णव, परम भागवत या शैव थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध और जैन धर्मों को भी पूरा सम्मान और संरक्षण दिया। नालंदा का विकास इसका सबूत है। ये सब बातें गुप्तकाल को भारतीय इतिहास में एक खास जगह दिलाती हैं। इन सारी जानकारियों और स्रोतों को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है, जिस पर हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। क्या सवाल? कि क्या गुप्तकाल को हर लिहाज से समाज के हर वर्ग के लिए स्वर्ण युग कहा जा सकता है? जब हम एरण अभिलेख में सती प्रथा का जिक्र देखते हैं या फाहयान के विवरणों में चांडालों के साथ होने वाले भेदभाव या सामाजिक ऊंच नीच के संकेत पाते हैं, तो ये सवाल उठता है, क्या ये चमक-दमक समाज के निचले तबकों तक भी पहुंची थी? ये एक बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है। इतिहास कभी भी एक रंगा नहीं होता। स्वर्ण युग जैसी उपाधि अक्सर ऊपरी परत को देखकर दी जाती है। हमें गहराई में जाकर देखना होता है कि आम लोगों की, महिलाओं की, समाज के वंचित वर्गों की स्थिति क्या थी। बिल्कुल। शायद इतिहास की कोई भी परत पूरी तरह सुनहरी नहीं होती, हमेशा जटिल और कई रंगों वाली होती है। यही सोचने के लिए छोड़ते हैं। सही कहा। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि गुप्त साम्राज्य की ये यात्रा आपको जानकारी भरी और दिलचस्प लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ।